Hi guys, I welcome you all to Inside SSP YouTube channel. I'm Vishali and I welcome you all to one of the most requested and exciting series for CDS examination and this time also for the NDA examination. That is the current affairs series for CDS to 2022. So all the people who are also preparing for NDA can follow this series because when we talk about current affairs, so current affairs CDS or NDA के similar patterns पे ही आते हैं, so you can follow it out. Also, if you're preparing for CAPF, you can go through the series. So, what all we'll be covering in this series? The most important thing that we'll be covering is current affairs and all the static areas that are related to it. Like there are a lot of things that are in polity or maybe geography which are somewhat related to current affairs because आप जानते हैं पॉलिटी जोग्राफी ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मतलब बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स आता है इन एग्जामिनेशन. सो हम ये सब चीज़ें कवर करेंगे. In past 2 years, the series had a very good record. You are able to find a lot of questions in the examination from the series. So please follow it holistically. Also, please make sure that you make your own notes, your handwritten notes. That will be very helpful because it will help you to learn things firstly. और दूसरी बात ये कि एटलीस्ट 2 से 3 बार इसकी रिविजन करना बिकॉज यू आर एबल टू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू रिवाइज प्रॉपरली. ठीक है. ऑल्सो दिस टाइम ऑन टेलीग्राम आई विल बी शेयरिंग माई हैंड रिटन नोट्स विद यू when it comes to the current affairs. Also, you can download the same from the free study section on Insight SSB app, right? So the app link will be down in the description box. All the people who are using Apple devices, they can use a code XVVEL and Class Plus download करके ये code आप डालोगे तो you can use Insight SSB on Apple platform. Okay? So let us start with the series right away without wasting any more time. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज करेवास जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखे गए थे और ये किस चीज़ से रिलेटेड है. सो अगर हम बात करते हैं करेवास, आप सब लोग जानते होंगे कि देर इज समथिंग नोन एज प्लेट्यूज, राइट, जिसमें फ्लैट लैंड होता है ऊपर एंड साइड में स्लोप्स होते हैं, राइट. सो दिस इज द स्लोप, द स्टीप स्लोप दैट यू सी एंड दिस इज बेसिकली अ फ्लैट लैंड दैट यू सी. एंड आप लोग सब जानते हैं जैसे मालवा प्लेट्यू वगैरह हैं, राइट, वेरी फेमस. सो दीज आर नोन एज प्लेट्यूज. नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट करेवास क्या है. करेवा बेसिकली कुछ नहीं है. करेवा कश्मीरी लैंग्वेज में प्लेट्यूज को बोला जाता है. दैट इज इट. ओके. अब क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट आप मान के चलो 2.6 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, दैट इज प्लिस्टोसीन एज की बात है, या इस टाइम पे करेवा की फॉर्मेशन स्टार्ट हुई थी. इसमें कुछ नहीं है. कश्मीर को कंसिडर किया जाता है इन प्लिस्टोसीन एज कि वो पानी के अंदर था. इट वॉज जस्ट लाइक अ लेक, होल ऑफ कश्मीर. ठीक है. सो बाद में ऑफ कोर्स दिस वाटर लाइक काइंड ऑफ वेंट ऑफ एंड स्टफ, लेकिन उसका वी डोंट नीड टू नो द प्रोसेस हाउ इट एग्जैक्टली हैपेंड. ऑल वी नीड टू रिमेंबर इज कि जब भी आप जानते हैं कोई भी ऐसे वाटर बॉडी होती है, सो वहाँ पे क्या होता है, डेपोजिशन होता है, राइट, एलुवियल सॉइल एंड सेडिमेंट्स. सो यहाँ पर क्या हुआ था, इन सब का डेपोजिशन हुआ. ओके. और इस डेपोजिशन की वजह से करेवा का फॉर्मेशन हुआ. और ये डेपोजिशन जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. वाई? बिकॉज इट हैज़ एलुवियल सॉइल. ठीक है, पूरा एलुवियल डिपॉजिट है ये, और इसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं जिसके अंदर सैंडस्टोन, मड स्टोन, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं. सो दी सेडिमेंट्स अलॉन्ग विद दिस एलुवियल सॉइल, इट इज़ वेरी नाइस एंड दिस इज द थिंग दैट इज मेकिंग दीज करेवास. ओके. अब अगर बात करें कि ये कितना है, सो इट इज़ बेसिकली कंसिडर्ड कि ऑलमोस्ट 13,000 से 18,000 मीटर का डिपॉजिट जो था इन एलुवियल और सैंडस्टोन, मडस्टोन, इन सब का था. ओके. एंड ये जो है इट इज़ वेरी नाइस. इट इज़ वेरी आइडियल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड्स एंड अदर कैश क्रॉप्स. मैं लिख देती हूँ. ठीक है. सो किस किस के लिए? सैफरन, ओके, आलमंड्स, आप जानते हैं दैट दीज थिंग्स आर वेरी फेमस इन कश्मीर, राइट. सो और जितनी भी कैश क्रॉप्स हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एज यू गाइज नो इट इज़ एलुवियल सॉइल. ओके. आप लोग एक और चीज़ भी जानते होंगे, सैफरन, जिसको हम केसर भी बोलते हैं. सो इसको क्या मिला था? इट गॉट 2020 में GI टैग मिला था, राइट. So that is why it's very important. Also, I'll tell you one more thing, that this thing has been very clearly mentioned in your NCERT book. Look here, करेवास जो हैं वो thick deposits हैं glacial clay के, other materials embedded with moraines. Okay, so please make sure anything which is mentioned in NCERT in these kind of blocks, they are very important, and right now it had been in news also, so very important again. और देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं जाफरान जो है उसकी कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता है ना. व्हाट इज जाफरान? इट इज सैफरन ओनली, अ लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन.
ओके और अगर हम बात करें करेवास कहाँ फाउंड किए जाते हैं, सो ये जो हैं दीज आर कंसिडर्ड इन कश्मीर हिमालयाज, ठीक है, कश्मीर हिमालयाज जो हैं वहाँ पर कंसिडर किए जाते हैं। और कश्मीर हिमालयाज किसके बीच में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड बाय यूपीएससी। ओके सो इट इज बिटवीन विच टू रेंजेस? तो कश्मीर हिमालयाज जो हैं वो ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल रेंज जो है, ठीक है, उसके बीच में है। ओके सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आप सब जानते हैं कि जो कश्मीर हिमालयाज हैं इसके अंदर डल लेक भी है ना। अब एक बात बताएंगे, डल लेक जो है इट्स वेरी फेमस फॉर वन थिंग, जैसे होता है ना लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक या स्मॉलेस्ट, इस तरीके से इट इज वेरी वेरी फेमस। सो यू गाइज विल टेल मी वन थिंग कि डल लेक क्यों फेमस है। ओके इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो इट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट टू यू गाइज कि हमेशा जब भी एनसीईआरटी या कोई भी आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हो उसके साथ हमेशा करंट अफेयर्स को रिलेट करके पढ़ो, यू विल बी एबल टू डू बेटर। अब क्या हो रहा है, जो करेवाज हैं एक्चुअली उनका जो भी डिपोजिशन है एक्सकवेशन की वजह से, मतलब इनको क्या कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं करेवाज को इन मेकिंग बिल्डिंग्स एंड स्टफ। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना भी करेवा का डिपॉजिट है वो खत्म होता जा रहा है, इट इज ऑन द वर्ज कि वो खत्म हो जाएगा। ओके और इसका जो मेन रीजन कंसिडर किया जा रहा है व्हाई दे आर डिप्लीटिंग, इट इज अर्बनाइजेशन, दिस इज द रीजन। और ऑफ कोर्स एक बार जो बन चुकी है ये चीज़ दोबारा तो फॉर्म हो नहीं सकती, इट वॉज ड्यूरिंग द प्लेस्टोसीन एज, अब उसको उतना ही टाइम पानी के अंडर, मतलब दैट इज नॉट पॉसिबल ना। सो अब ये एक्सटिंक्ट ही हो जाएगा एक तरीके से इफ वी डोंट काइंड ऑफ सेव इट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट एंड देर इज वन मोर थिंग, आप लोगों ने बहुत सुना होगा आजकल झेलम जो है दैट इज कॉजिंग लॉट ऑफ इशूज, मतलब उसमें फ्लडिंग वगैरह बहुत प्रोमिनेंट हो गई है। वाई इज इट सो? इट इज बिकॉज एक्सकेवेशन की वजह से सिल्टेशन होती है, इफ यू गाइज नो सिल्ट formation, right, and it goes and get deposit in the or nearby the river banks and inside this river. So what happens is that this water overflows, जब भी जैसे पानी का जो भाव है वो बढ़ जाता है, so उससे क्या होता है, flooding हो जाती है in the nearby area. So this is what is being experienced in Kashmir lately. Okay, चलो अब इसका फिर आंसर देख लेते हैं क्या होगा। आंसर क्या है इसका? सी, दैट इज लैंडफॉर्म। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ अर्थ डे 2022? सो इसका जो आंसर है दैट इज बी इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट, ये इसकी थीम रही है इस बार की। अच्छा तो आप जैसे कि जानते हैं अप्रैल 22 को कंसिडर किया जाता है एज अर्थ डे, ठीक है, तो इसी दिन सेलिब्रेट किया गया है। और ये जो था ये कब इंटरनेशनल मदर अर्थ डे के नाम से मनाया जा रहा है? सिंस 1970। नाउ वाई सिंस 1970? सो व्हाट हैपेंड इन 1970? 1970 में क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने 1969 में एक सेंटा बारबा स्पिल करके हुआ था, ठीक है, सेंटा बारबा ऑयल स्पिल हुआ था, इसके अगेंस्ट क्या किया था लोगों ने? प्रोटेस्ट की थी। ओके इसकी वजह से ये जो अर्थ डे है ये मनाया जाता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर एंड डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो आंसर रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन्वेस्ट ऑन आवर प्लैनेट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द कंट्रीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। देखो मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर हम देखें तो 2021 का जो डाटा सजेस्ट करता है ना, तो इट हैज़ अगैन बीन 2.1 ट्रिलियन एंड ये पिछली बार से भी ज़्यादा है। सो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो कॉन्टिन्यूसली ग्रो कर रही है, मतलब हर साल जो पिछले साल एक्सपेंडिचर था उससे ज़्यादा ही हो रहा है। और ये हम देख रहे हैं इवन आफ्टर कि यहाँ पे कोविड चल रहा है, इतने सारे इश्यूज चल रहे हैं, उसके बाद भी व्हाट वी आर सीइंग इज कि मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम नहीं हो रहा, वो बढ़ता ही जा रहा है। ओके और अगर हम सिप्री की बात करते हैं तो ये क्या है, ये कौन पब्लिश करता है? ये सिप्री पब्लिश करता है। सिप्री क्या है? ये एक मिलिट्री स्पेंडिंग डाटा जो है उसको पब्लिश करने वाली एक ग्लोबल एजेंसी है। सो दे एक्चुअली पब्लिश इट। सो 2021 डाटा के अकॉर्डिंग $2.1 ट्रिलियन खर्च किए गए हैं ओवरऑल बाय द वर्ल्ड ऑन देयर मिलिट्री। ओके अगर हम मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं, सो जो इसका आंसर है दैट इज आंसर ए, ये है इसका आंसर। यूनाइटेड स्टेट्स ने सबसे ज़्यादा किया है, उसके बाद जो है फिर चाइना ने किया है, फिर इंडिया ने, फिर यूके, फिर रशिया। इंडिया का देख लेना इस बार क्या है, थर्ड नंबर है, इट इज़ बिहाइंड चाइना व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स। ओके बट स्टिल इट्स क्वाइट हाई। एज यू गाइज नो हमारा जो डिफेंस का बजट होता है काफ़ी ज़्यादा होता है हर बार। सो दिस इज़ वॉट इज़ देयर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एयरलाइन एशिया में कौन सी है जो कि गगन सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो है उसको यूज़ किया है लैंडिंग के टाइम पे, ठीक है।
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये गगन क्या है। सो अगर हम गगन की बात करें, सो गगन इज GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ठीक है, ये एक नेविगेशन सिस्टम है। ओके, और ये बेस्ट पार्ट, ये हमने खुद बनाया है। इट इज इंडिजिनसली मेड, मतलब इंडिया ने इसको बनाया है। और जो फर्स्ट हमारी एयरलाइन है जिसने इसे यूज किया है, द आंसर फॉर द सेम इज इंडिगो। इंडिगो ने इसको यूज किया है फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, एशिया में भी फर्स्ट है, इंडिया में भी फर्स्ट है। सो इंडिगो इज द एयरलाइन विच हैज यूज इट फॉर द फर्स्ट टाइम। और गगन जो है, प्लीज इसको अच्छे से याद कर लेना, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगैन ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है। यू गाइज नो कि ज्योग्राफी जो है हम लोग अकॉर्डिंग टू करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। सो अभी रिसेंटली सरस्का टाइगर रिजर्व जो है, वहां पर हम लोगों ने मैसिव फायर ब्रेकआउट देखा है, राइट। सो इस हिसाब से जो भी चीजें हैं नियर बाय, ऑल ऑफ दीज थिंग्स गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर हम टोटल टाइगर रिजर्व्स की बात करते हैं, एज ऑफ नाउ देर आर टोटल 53 टाइगर रिजर्व्स। ऑफ कोर्स अगर एड अप होता है तो वो भी, मतलब दे कीप ऑन इंक्रीजिंग, फाइन। सो एज ऑफ नाउ इट इज 53। और ये कहाँ, सरस्का टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका जो अलवर वाला एरिया है वहां पे लोकेटेड है। और अलवर कहाँ है? ये आपका वर्ल्ड ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस के अंडर आता है, अरावली रेंज, राइट। वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओल्ड माउंटेन रेंज। एंड इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया की भी ये ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर कोई पूछे इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है, सो इट इज अरावली। ओके, अरावली जो है इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। अगर हम अरावलीज की बात करें, इसमें क्या क्या है? इसके अंदर ग्रास लैंड्स भी हैं और इसके अंदर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट भी हैं। ओके, आई होप यू गाइज मस्ट बी नोइंग दिस थिंग। ओके, तो ये सारी चीजें यहां पर है। अब हम एक बार थोड़ा अरावली को डिस्कस कर लेते हैं, इसके साथ एक और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तो इसका आंसर एक बार बता देती हूँ। तो इसका जो आंसर है दैट इज ए, राजस्थान। सो राजस्थान में सरस्का टाइगर रिजर्व है। ओके, अब एक बार बात कर लेते हैं अरावली रेंजेस की। सो अरावली रेंज जो है ये कहाँ पर है? सो अरावली रेंज इज बेसिकली वन ऑफ द रेंजेस जो कि नॉर्थ इंडिया में देखी जाती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया की एक हिल सिस्टम है ये। ओके, ओल्डेस्ट इन इंडिया। एंड ये रन कैसे करती है? नॉर्थ टू ईस्ट की तरफ ये रन करती है। एंड ऑलमोस्ट 560 किलोमीटर्स इट इज रनिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, अब अरावली रेंज की अगर हम बात करें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो अरावली इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। व्हाट ऑल? एक तो आपका सांबर सिरोही रेंज है। ओके, एक सांबर खेतरी रेंज है। ओके, और जो सांबर सिरोही रेंज है आपकी, इस रेंज के अंदर आपका आता है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अरावली, जिसका नाम है माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? एक हाईएस्ट पीक है ऑफ अरावली। इसकी कितना है? 1722 मीटर्स इट इज टॉल। ओके, सो माउंट आबू याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट पीक अगर कोई पूछता है तो दैट इज माउंट आबू। और अगर हम खेतरी रेंज की बात करते हैं तो ये काफी डिसकॉन्टिन्यूअस रेंज है जो कि 3 रिजेस में फाइंड की जाती है इन अरावलीज। ओके, नाउ देयर हैड बीन दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दैट केम अप। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल सी इन द CDS एग्जामिनेशन। ओके, तो अरावली जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट। क्या ये लाइन सही है? देखो, तो अरावली रेंजेस कुछ इस तरीके से वी सी इन राजस्थान। तो आप सब जानते हैं थार डेजर्ट कहाँ पर है? हमारा राजस्थान में। तो ऑफ कोर्स अगर ये जो है इस डेजर्ट की फर्दर की वो जो यूपी है उसमें एक्सटेंशन, मध्य प्रदेश की तरफ एक्सटेंशन उसका ना हो, मतलब दैट इज टूवर्ड्स द ईस्टर्न साइड ऑफ द कंट्री, तो क्या अरावली उसे स्टॉप करता है? यस, दिस इज कंप्लीटली ट्रू, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, जितनी भी रिवर्स हैं ऑफ राजस्थान हैव देयर ओरिजिन फ्रॉम अरावली। अब देखो एक बात बता देती हूँ, जब भी किसी भी सेंटेंस में ऑल द करके कोई भी स्टेटमेंट स्टार्ट होती है, वो स्टेटमेंट यूजुअली UPSC एग्जाम में गलत ही होती है। ये एक
साइडेड फैक्ट है और ये 90% टाइम्स ये बिल्कुल सही बैठता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो ना, कोई भी ऑल द करके ऐसे स्टेटमेंट होती है ना, बिकॉज दे आर वेरी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स, तो कभी भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स जो यूपीएससी के एग्जाम में होते हैं वो सही नहीं होती है। दिस इज द वे यूपीएससी एक्चुअली बिल्ड्स अप देयर क्वेश्चन पेपर। ओके, सो ये ऑल द रिवर्स राजस्थान में ओरिजिनेट अरावली से ही होती है। इज इट पॉसिबल? आप खुद सोच के देखो, आपने चंबल रिवर सुनी है ना, चंबल का विंध्या रेंज में स्टार्ट होती है ना, तो इज इट पॉसिबल? नो। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत है ये। तो ऐसा प्लीज सोच के चलना, हमेशा जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है ना, एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग, यूजुअली गलत होता है यूपीएससी एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशनल पैटर्न ऑफ रेनफॉल इन राजस्थान इज नॉट अफेक्टेड बाय अरावलीज। हाउ इज इट पॉसिबल? माउंटेन रेंज होने की वजह से, आप सब लोग जानते हैं लीवर्ड साइड ऑफ हिल एंड दिस एंड दैट, उसकी वजह से जो क्लाउड फॉर्मेशन होती है वो किस तरफ रेनफॉल होगी किस तरफ नहीं होगी, आप सब जानते हैं ना, ये तो आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा इन योर क्लाइमेट रिलेटेड चैप्टर, आपने पढ़ा होगा ये सब, राइट? सो इज इट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। ऑफकोर्स कोई भी ऐसी माउंटेन रीजन ये सब होगा तो वो इफेक्ट तो करेगा ही, गलत बिल्कुल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अरावली जो है वो रिच है मेटालिक मिनरल्स में। येस, दिस इज अ स्टेटमेंट दैट यू हैव टू लर्न, मतलब ये सोचने वाली बात नहीं है, हाँ मेटालिक मिनरल्स हैं उसके अंदर। सो जो इसका आंसर है दैट इज राइट वन इज ए एंड डी। सो इसके हिसाब से जो आंसर इसका हो जाएगा दैट विल बी फॉर ओनली ए एंड डी। सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट विल कम इन एग्जाम, सो प्लीज प्रेपरेशन इसी के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। अच्छा, अरावली रेंज में अगर रिवर्स की बात करें तो कौन कौन से रिवर्स हैं? देखो जैसे कि सखी है एक, लूनी रिवर। अच्छा, लूनी रिवर ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वन ऑफ द रिवर्स इन इंडिया, मतलब दैट इज वेरी फेमस। वाई? बिकॉज दिस डज नॉट ड्रॉप डाउन टू एनी मेजर वाटर बॉडी। आपने देखा होगा गैंजेस हैं या फिर यमुना है, गंगा है, जो भी, मतलब गैंजेस बोलो गंगा बोलो, तो वो ब्रह्मपुत्र सब जाके कहाँ पर गिरती हैं? इन बिग ओशंस, राइट? सो लूनी रिवर इज द रिवर जो कि जाके किसी बिग वाटर बॉडी में नहीं जाती है। सो ये एक बार जाके देखना, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट लूनी। Moving on to the next question, that is where did the 18th BIMSTEC ministerial meeting organized? So इसका जो आंसर है that is Colombo. So आप सब लोग जानते हैं कि इस बार जो श्रीलंका है, श्रीलंका में होस्ट हुए थे आपके समिट दैट वाज रिलेटेड टू व्हाट? BIMSTEC. ओके, सो BIMSTEC की अगर हम बात करें, चलो थोड़ी सी बातें कर लेते हैं पहले। तो 5th जो समिट हुआ है BIMSTEC का वो कंडक्ट किया गया है इस बार श्रीलंका में। ओके, और जो फर्स्ट टाइम जो बिम्स्टेक स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बिम्स्टेक कब स्टार्ट हुआ था? 1997 में स्टार्ट हुआ था और इसमें टोटल 7 मेंबर्स है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेते हैं कई बार मेंबर्स, ठीक है। तो मेंबर कौन कौन है? इंडिया, आपने देखो तो देखो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे कि इंडिया हुआ, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ऑफकोर्स श्रीलंका में इस बार हो रहे हैं तो श्रीलंका भी होगा। ओके, देन म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, नेपाल और भूटान। ओके, सो अपने इस साइड के जितने नेबर्स हैं अलॉन्ग विथ थाईलैंड एंड म्यांमार, ये याद रख लेना। ओके, सो ये जो हैं ये सारे के सारे मेंबर्स हैं। और इसके अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसके? ढाका, बांग्लादेश में है बिम्स्टेक के। ओके, सो अगर हम बात करें बिम्स्टेक की, इसकी फुल फॉर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या है? इट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ओके, सो इसका अगर हम आंसर की बात करें, मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो थी वो ऑर्गेनाइज किसके साथ हुई थी? तो बेसिकली एक एक्सटर्नल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, सो वो इस मीटिंग में पार्ट लेती है। सो आंसर क्या रहेगा? बी, कोलंबो में हुई थी 18th बिम्स्टेक मिनिस्ट्रियल मीटिंग। और अगर हम समिट की बात करते हैं, इट इज मीटिंग, ध्यान देना, समिट कौन सा नंबर का था? 18th नंबर नहीं था, 5th समिट था जो कि श्रीलंका ने होस्ट किया है इस बार। और काफी टाइम से जो बिम्स्टेक था वाज नॉट वेरी एक्टिव, सो अभी थोड़ा सा इसमें वही चेंजेस देखे जा रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को नोट डाउन कर लो, बिम्स्टेक फुल फॉर्म एंड कहां पर उसका क्या है, दैट इज इट। नेक्स्ट इज व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया स्कीम। देखो स्कीम जो है पिछली बार एग्जाम में नहीं देखी गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार नहीं आएगी। यूपीएससी ऐसी ही हरकतें करता है, एक दो बार छोड़ के फिर दोबारा से दे देता है। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्यों? क्योंकि इस बार उसकी थी 6th एनिवर्सरी। ओके, 6th एनिवर्सरी थी, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। और अब इसका काम क्या है? देखो इसका जो मेजर रोल है दैट इज कि वो प्रमोट करे कि जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप है वो जनरेट हो अमंगस्ट विमेन SC/ST कैटेगरी के जो हैं, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए है। अब उसकी प्रमोशन के लिए क्या ज़रूरत है? देखो सबसे पहले ये 18 साल से ऊपर होने चाहिए, ठीक है, जितने भी लेडीज़ हैं। ओके,
अब इसके थ्रू क्या होता है कि लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लोन कौन प्रोवाइड करेगा? ऑफ कोर्स बैंकिंग सेक्टर ही प्रोवाइड करेगा, राइट। और जो लोन है वो सिर्फ 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ओके। और ये किस टाइप की इन्वेस्टमेंट, जो एंटरप्रेन्योर्स है किस टाइप के, सो ये इन्वेस्टमेंट जो है एक्चुअली ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट है। अब आप लोग पूछेंगे व्हाट इज दिस ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। जो भी लोग इकोनॉमिक्स वाले बैकग्राउंड से, उन्हें तो शायद आइडिया होगा व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये फर्स्ट टाइम अगर कोई भी वेंचर स्टार्ट कर रहा है बेनिफिशियरी, जैसे कि अगर आप स्टार्ट करते हैं, ये आपका फर्स्ट वेंचर है, इससे पहले आपने कुछ भी, ना कोई दुकान खोली थी ना कुछ और, फर्स्ट वेंचर है और उसके लिए आप पहली बार लोन लेने आ रहे हो, आप अपना कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, सो उसको हम ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अगर इस टाइप के आप हो एंटरप्रेन्योर तभी आपको ये इन्वेस्टमेंट दी जाएगी, ओके। और इसके अलावा आपके पास कभी कोई ऐसे बैड लोन्स नहीं होने चाहिए कि आपने पे ही नहीं किया लोन पहले, तो इस टाइप के भी नहीं होने चाहिए, ओके। और ये जो लोन प्रोवाइड किए जाएंगे ये 3 सेक्टर में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। कौन कौन सा? एक तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे कि आपको कपड़े बनाने हैं, ठीक है, या आपको बास्केट बनाने हैं, तो इस तरीके की कोई फैक्ट्री आपको स्टार्ट करनी है मैन्युफैक्चरिंग, या फिर सर्विस रिलेटेड कि चलो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है किसी को, ठीक है, या ट्रेडिंग सेक्टर से रिलेटेड। उसके अलावा अगर आपको कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी भी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए भी लोन प्रोवाइड किया जाए। तो सिर्फ ये 3 ही सेक्टर है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। So the next question is name the anti-tank guided missile that was recently, that is in April, successfully launched and tested at Pokhran range of Rajasthan. So you guys know that this question had been in CDS exam quite oftenly. We have seen this in past 2 years. So इसका आंसर क्या है? हलीना। हलीना क्या है? एक ATGM है। ATGM की फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ओके। और ये एक हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल है। क्या है? हेलीकॉप्टर बेस्ड नाग मिसाइल, ओके। और अगर हम बात करें हलीना, तो हलीना क्या है? हलीना एक आर्मी वर्जन है ATGM का। ऐसे ही एयरफोर्स वर्जन भी है। एयरफोर्स वर्जन का क्या नाम है? ध्रुवस्त्र। ध्रुवस्त्र क्या है? एयरफोर्स वर्जन है ऑफ 3rd जनरेशन हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड ATGM, ओके। और अगर बात करें कि जो ATGM में डेवलप किसने किया, सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय DRDO, ठीक है। DRDO जो है उसने इसे डेवलप किया है और ये रिसेंटली टेस्ट किया गया है फ्रॉम ALH। ALH क्या होता है? इट इज एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर, ठीक है। हाई एल्टी रेंजेस जो हैं पोखरन की, वहां पर उसे चेक किया गया है, ओके। और 3rd जनरेशन नाग जो है उसको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। सो 3rd जनरेशन नाग या फिर कोई नाग बोले तो दैट इज एक्चुअली ATGM ओनली, ओके। बट इसमें स्पेसिफिक है कि पोखरन रेंज में कौन सा था, सो हलीना विल बी अ बेटर ऑप्शन देन नाग। फाइन, मूविंग ऑन टू अर्जुना। अर्जुना क्या है? अर्जुना आप सब लोग जानते होंगे, व्हाट इज इट? एक बैटल टैंक है, ओके। दिस इज ऑल्सो 3rd जनरेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आकाश NG जो है, ये जो अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की गई थी, तो ये किस टाइप की मिसाइल है? सो इसका जो आंसर है दैट इज डी सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। अब आप इसका जो आंसर है एक मुझे नीचे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, इसकी रेंज क्या है। अच्छा, रेंज मैं पिछले वाले की बताना भूल गई। जो हलीना है उसकी जो रेंज है दैट इज 500 मीटर से 7 किलोमीटर्स, मतलब जो मिनिमम टारगेट है 500 मीटर पे होना चाहिए, 7 किलोमीटर पे मैक्सिमम टारगेट। ये आपकी हलीना दैट इज ATGM जो है उसकी रेंज है। और अगर हम बात करें आकाश NG की, इसकी आप जो रेंज है मुझे बताएंगे डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन ऐसे प्लेयर जो भी रिसेंटली गोल्ड जीत के आए हैं इन डैनिश ओपन स्विमिंग इन 800 मीटर। सो ये जो 800 मीटर था दिस वाज एक्चुअली फ्री स्टाइल एंड आप सब लोग माधवन जानते होंगे, राइट। सो माधवन जो हैं वो एक एक्टर हैं एंड उनके जो सन है दैट इज वेदांत माधवन, उसी से याद रख लेना, है ना। वेदांत माधवन जो हैं उन्होंने ये जीता है, ओके। So very important, why? Because gold है, okay, and that too in Danish Open 2022, a very big thing. Moving on to the next one, that is India ने recently sign किया है term of reference for the conduct of Navy to Navy talks, कौन सी कंट्री के साथ? So अगर इसकी बात करें, इसका आंसर है हमारा C, that is ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है और इस जो नेवी टू नेवी टॉक है इसका पाइवटल रोल रहेगा इन शेयर्ड कमिटमेंट टू प्रमोट पीस, ठीक है, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, प्रोस्पेरिटी। तो इसको मतलब प्रमोट करेगा ये पर्टिकुलर जो आपका
टॉक्स है, नेवी टू नेवी टॉक्स, ये जो टर्म ऑफ रेफरेंस जो अभी रिसेंटली साइन किया गया है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्चुअली किस लिए है, इंडो पैसिफिक एरिया जो है वहाँ पर जो भी पीस सिक्योरिटी बताया है उसको मेंटेन करने के लिए है। ओके अच्छा मेरा क्वेश्चन, अच्छा क्वाड नेशंस कौन कौन से हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी से। क्वाड नेशन कौन से हैं, और इंडिया ने आज तक 2+2 डायलॉग जो है वो किस किस के साथ किया है, व्हाट इज दिस 2+2 डायलॉग और कोऑर्डिनेशन। जिसको नहीं पता प्लीज़ पढ़ाई शुरू कर दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। ओके ये जो है दिस इज विद 4 नेशन, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड रशिया। तो अभी इन 4 नेशंस के साथ हम लोगों ने 2+2 डायलॉग किया है। ओके यूएसए के साथ हमारा ओल्डेस्ट है आज तक का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। फर्स्ट टाइम जो हुआ था दैट वाज इन 2018 सितंबर। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो सितंबर 2021 में फर्स्ट टाइम हुआ था, ठीक है। और रशिया के साथ बिल्कुल लेटेस्ट है, दैट इज इन दिसंबर 2021। और जापान जो था दैट वाज इन नवंबर 2019। तो हमारे टोटल 4 नेशन हो गए जिनके साथ 2+2 डायलॉग है हमारा, ठीक है। तो ऐसे वाले जो क्वेश्चन है उनके साथ प्लीज थोड़े इंटरनेशनल रिलेशन, क्वाड ग्रुप क्या है, ये सारे आप कवर करते रहा करो साथ साथ, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने नीति आयोग का स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स जो है राउंड 1 उसको टॉप किया है। सो जो इसका आंसर देखो, नीति आयोग से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है या तो ये कुछ रिलीज करता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा नीति आयोग को पहले किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। प्लानिंग कमीशन सुना है किसी ने नाम, कब स्टार्ट हुआ था वो, ये बताओगे एक तो, ठीक है। उसके बाद नीति आयोग कब मतलब स्टार्ट हुआ है, बिकॉज प्लानिंग कमीशन को क्या किया गया था, now planning commission is known as what, niti ayog, right? So which year niti ayog started, you'll tell me this down in the comment section. Now if I talk about this question, इसका जो आंसर है that is C गुजरात। ओके तो कैटेगरीज भी हैं, लेकिन अगर कोई पूछता है सीधा कि अच्छा सिर्फ स्टेट पूछा, कैटेगरी नहीं पूछा कि स्मॉल स्टेट बिग स्टेट, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे मार्क, हम गुजरात मार्क करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कैटेगरी पूछ ली, जैसे अच्छा स्मॉल स्टेट में किसने विन किया है तो गोवा, लार्ज स्टेट में किसने किया है तो गुजरात। अच्छा गुजरात है फर्स्ट है, तो अगर कई बार आता है कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है। तो गुजरात जैसे फर्स्ट है, तो सेकंड कौन है, केरला है, थर्ड कौन है, पंजाब है, लास्ट किसका आया ये आप मुझे बताएंगे। ओके नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट स्टिल यू लेट मी नो। अच्छा 6 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो बनाया जाता है, दैट इज़ कि एनवायरनमेंट में स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो रही है कि नहीं हो रही है, न्यू इनिशिएटिव कुछ ले रहे हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव। सो देयर आर बेसिकली 6 पैरामीटर्स टू दिस। ओके सो दिस इज योर पार्ट 1। So with this question I end this particular series. Also important reminder, देखो एक तो हमारी जो करंट अफेयर्स मैगजीन है वो अवेलेबल हैं हर बारी, आप मान के चले 6 से 7 पेजेस होते हैं एवरी मंथ। दिस इज ऑल यू नीड टू डू, एंड ऑलमोस्ट आप मान कर लो 6 से 7 मंथ की अगर आप कर लेते हो इट इज़ मोर देन एनफ। सो ये करंट अफेयर मैगजीन फॉलो कर लेना इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड, बिकॉज सारे क्वेश्चन इसी मैगजीन से आते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, CDS का जो कोर्स है विद इन नेक्स्ट 10 days स्टार्ट हो रहा है। सो इफ यू वांट टू गो एंड एनरोल फॉर द सेम यू कैन डू सो बाय डाउनलोडिंग इनसाइट SSB ऐप। नाउ यूल बी आस्किंग कि अच्छा मैम जो नोट्स हैं वो कहाँ से मिलेंगे। सो जो नोट्स हैं दैट विल बी अवेलेबल ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन इनसाइट SSB ऐप, ठीक है। सो इनसाइट SSB ऐप में एक फ्री वाला सेक्शन होता है, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लेना। इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। ओके सो प्लीज डाउनलोड इट फ्रॉम द free section. Now with this I end this particular part. Please make sure you revise it properly. Okay और अगर हो सके तो खुद notes बना लेना, लेकिन after completing this video I'll be listening to my own and making notes and I'll provide it to you. So please make sure कि या तो वो use कर लेना, but of course अपने हाथ से बनाए हुए notes ज़्यादा helpful रहते हैं, ठीक है। So all the best, keep working smart and make sure that you revise it properly, share it with your friends so that you get a help, and also please like the video in case it's being helpful because I put in a lot of efforts. I hope you can put down comments down and you can also like this video. Okay so all the best guys, keep working smart.